आपने सबके साथ काम किया। तो आप इन नेताओं में, अगर मैं ग्रेडिंग वाइज आपसे पूछूं कि सवाल एक अलग टाइप का है, तो भी आपने मीरा भाईंदर के हित में जो लीडरशिप देखी है, सब में लीडरशिप की क्वालिटी देखी है और सबके साथ काम किया आपने, तो आप किसको फिर भी अच्छे मार्क्स देना चाहोगे? मैं इसमें अच्छे और सबसे ज़्यादा और पूरे मार्क मैं अपने प्रथम नगराध्यक्ष, अपने प्रथम महापौर और अपने आमदार गिलबर्ट जी मेंडोसा को दूंगा। जनता में थोड़ा अच्छा नहीं जाता कि मीरा भाईंदर हमेशा भाईचारा वाला शहर रहा है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी आप हम 50 साल से मीरा भाईंदर में रह रहे। मीरा भाईंदर एक शांति प्रिय शहर है। सब जाति धर्म के लोग यहाँ बहुत एकजुट होके रह रहे, सबके मिलजुल के रह रहे। लेकिन अभी गत 4-5 वर्षों से यहाँ पर थोड़ी अशांति फैलाई गई कई राजनेताओं के, कई राजनीतिक दलों से। कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो आने वाले 3-4 महीने में, उसमें अरुण कदम का रोल क्या रहेगा? देखिए, ये 40 वर्ष के राजकीय कार्यकाल में मीरा भाईंदर में जो राजकारण है, सत्ताकरण है, वो 3 बार बदल चुका है। मतलब था वो नहीं हो गया, नहीं का वो हो गया है। कि अरुण भाई, आपकी जो छवि है, आप सिद्धांतों से समझौता क्यों नहीं करते हो राजनीतिक फायदे के लिए, और आपकी छवि स्वयंभू नेता के तौर पे क्यों प्रकट होती है? देखिए, मैं जैसे पहले ही बताया मैं कि पहले नगर परिषद के वक्त से मैं नगर पालिका में कार्यरत हूँ, जहाँ से अपने शहर का कारोबार चलता है। जनता का टैक्स जो बजट है वहाँ से खर्चा होता है। लेकिन मैं जो नज़दीक से देखा है, कार्य पद्धति देखा है, वहाँ जो गैर कारोबार होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो मैंने मेरे आंखों से देखा है और उसमें मैं शामिल होना नहीं चाहता था। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आज हम हमारे चुनावी सफर, जो चुनावी कसौटी कार्यक्रम है, उसमें हमारे सामने जो हमारे मेहमान हैं, वो उपनगराध्यक्ष, नगर परिषद से मीरा भाईंदर की राजनीति में इन्वॉल्व, जब मीरा भाईंदर की राजनीति की शुरुआत हुई और नगर परिषद बनी गांवों को मिलाकर, तब वो उपनगराध्यक्ष बने। हमारे सामने मौजूद है ऐसे उम्मीदवार जो इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, वो हमारे सामने है, हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है अरुण जी कदम साहब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम ये चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका स्टार्टिंग शुरुआती परिचय जरूर दे दें। शुरुआत हम उधर से ही करते हैं, आपके परिचय से। दिनेश जी, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं। मेरा राजकीय जीवन का शुरुआत मैंने युवक कांग्रेस का पदाधिकारी के तौर पे किया और पार्टी में काम करते हुए नगर परिषद के चुनाव हुए। उस परिषद चुनाव में मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था और उस इलेक्शन में मैं चुन के आया था। उस वक्त कांग्रेस के 41 उम्मीदवार आए थे 50 में से, उसमें से एक मैं था। उस नगर परिषद के वक्त से आज तक मैं सक्रिय राजकारण में हूँ। नगर परिषद के बाद नगर पालिका बनी, तब भी मैं नगर सेवक था। उसके बाद महानगर पालिका बनी, तब भी मैं नगर सेवक था। आज मेरी पत्नी हाल नगर सेविका है। ऐसा राजनीतिक और सोशल वर्क, सामाजिक कार्य अविरत 50 सालों से चालू है और मीरा भाईंदर की जड़न गड़न में मेरा और मेरे साथियों का बहुत योगदान है। वो मुझे खुशी होती है ये सब सामाजिक कार्य करने की, इसलिए मैं सामाजिक कार्य करते रहता हूँ। किसी भी शख्स का 4 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहना अपने आप में बहुत बड़ा बात है, लेकिन आपने स्टार्ट के 3 बातें तो बता दी। 2002 महानगर पालिका बनी, आप नगर सेवक बने।
2007 में आप मनसे में चले गए, कारण क्या रहा उसके बारे में आप प्रकाश डालिएगा। लेकिन 2007 के महानगर पालिका चुनाव में आप नई नवेली पार्टी मनसे को 5 सीटें दिलवाते हो, जो आपके 4 नगर से और 5 शिवसेना के होते हैं, मतलब शिवसेना के समकक्ष लाकर खड़े कर देते हो। तो वो दौर और आज का दौर, उसके बाद 2012 का महानगर पालिका चुनाव आता है, आप मन से छोड़ जाते हो, उसके बाद आपका वापस एंट्री होता है, फिर आप राकापा में बड़े पोस्ट पे रहते हो। तो ये जो बीच का जो पीरियड है उस पे भी जरा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिएगा कि 2002 के बाद 2007 में आप मनसे का चुनाव लड़ते हो। इस बीच में आप 2009 का चंद्रकांत द्विवेदी जी को चुनाव भी लड़ाते हो, जब मनसे के बड़े पोस्ट पे आप थे। तो ये हमारे दर्शक को ये बताने की कोशिश करें आप, क्योंकि अभी युवा लोग ज्यादा है मीरा भाईंदर में, वो ये समझे कि आपका 2002 के बाद 7 से आज दिन तक का क्या पार्टिसिपेट रहा मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति में। 2002 के पहले मीरा भाईंदर की राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव हुए। यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 ग्रुप हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी 2 ग्रुप हो गए। तो उसमें ऐसा है कि मैं गठबाजी में कोई जाना नहीं चाहता था, सब नेताओं से मेरा अच्छा संबंध था, अभी भी है। तो ये उनके टकराव में मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैं शांत बैठा था। लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब ठाकरे की पार्टी का उदय हुआ। उसके बाद वो पार्टी में मेरे राज साहब के नज़दीकी बहुत से मेरे मित्र हैं, जो कॉलेज के वक्त से मेरे साथ मेरे मित्र थे, अभी भी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरुण क्या कर रहा है तू अभी? मैं बोला कुछ नहीं, मैं अभी फिलहाल शांत हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में अभी इतना रस नहीं है। चरम पे थी उस समय मीरा भाईंदर की कांग्रेस की गुटबाजी चरम पे थी, कांग्रेस का और टुकड़े 2 धड़ों में कांग्रेस की शुरुआत। अभी कांग्रेस 2 धड़ों में हुई, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, तो राष्ट्रवादी में भी 2 धड़े बने और मुझे में वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं टकराव से अलग रहता हूँ। तो फिर आपने मन से तो फिर मैं राज साहब के पार्टी मन से ज्वाइन की और वो मनसे का यहाँ बहुत ताकत से मैं यहाँ वहाँ संगठन बनाया। आपको पोस्ट कौन सी दी गई थी? शहर प्रमुख। मुझे मनसे में शहर प्रमुख बनाया था। और जबकि मीरा भाईंदर में आप जानते हो कि 20 से 25% मराठी वर्ग है, और ऐसे होते हुए भी हम वो पोस्ट लेके संगठन बनाया और मेरा पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत मेरा जो लोगों के साथ जो जुड़ाव है वो सब जाति धर्म समाज के साथ है। और वो मेरे वजह से और मेरे स्वभाव के वजह से सभी जाति धर्म वर्ग के लोग मेरे साथ मनसे में जुड़े और एक ताकत बनी। और वही उसी वक्त जब महानगर पालिका के चुनाव हुए तब हमने कम से कम 50 उम्मीदवार खड़े किए थे। उसमें से 4 जन चुन के आए, 12 जन कम वोटों से दूसरे नंबर पे थे और बहुत कम वोट से, कम मतलब 100 के आसपास के वोट से हारे थे। उस वक्त क्या मैं अकेला पढ़ रहा था, मेरे साथ में ऐसा कोई मेरे समकक्ष कोई साथी नहीं था। अगर कोई साथी होता तो वो 12 के 12 सीट भी आती थी और वो 12 और 4 16 सीटें उसी वक्त आ जाती थी। वो एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, आपका एक अचीवमेंट है। और उसी के आधार बनाकर 2009 में आपने अपना कैंडिडेट भी मनसे का चालू किया। जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है चंद्रकांत जी द्विवेदी साहब को टिकट दिया मनसे ने, राज साहब की पार्टी ने, और वो कैंडिडेट बने, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लिया। हाँ, चंद्रकांत द्विवेदी जी मेरे परम मित्र है। तो उन्होंने जब राज साहब ने मुझे बोला तुझे ये विधानसभा लड़नी है, तो मैंने नहीं लड़ा, द्विवेदी जी का आगे किया और मैं द्विवेदी जी को आगे किया, क्योंकि वो भी एक सक्षम राजनेता है, उनका भी जनसंपर्क अपने आप में बहुत है। तो मैं सोचा उनको साथ में लूं और मेरी भी ताकत उनके साथ लगाऊं और राज साहब का जो करिश्मा है वो भी साथ लगे। तो हमने वो लड़ाई लड़ी, 28,000 वोट आए, बड़ा बात, वो भी बड़ी बात है। तो ऐसे कि हमने राजनीति में तो सक्रिय थे और मेरा जो जनाधार है वो और भी बढ़ते गया और सब लोग मुझसे जुड़ते गए।
उसमें एक खास बात है कि 4 जो नगर सेवक चुन के आए, उसमें 2 राजस्थानी थे, एक साउथ इंडियन था और एक मराठी था। मतलब मिक्स थे सब। हाँ, सब मिक्स थे। मतलब एक मराठी पार्टी लोगों की पार्टी होते हुए भी यहाँ अदर या राजस्थान गुजराती बाहुली क्षेत्र में अगर ये अचीवमेंट करता है तो बड़ा बात है। तो बड़ी बात है क्योंकि लोगों ने वोट दिए ना। इसके बाद जब आपका 2007 का अचीवमेंट अच्छा रहा, हाँ। उसके बाद 2012 का महानगर पालिका चुनाव आते, तो वहां कहाँ चुक गया? नहीं नहीं, मैं कहाँ चुका नहीं हूँ, मैं उस वक्त शांत बैठा। मुझे ना राजनीति से ज्यादा समाज कारण में ज्यादा रुचि है। राजकारण में करता हूँ, लेकिन जो अच्छा है, अच्छा लगता है, वही काम करता हूँ। फिर 2017 का महानगर पालिका चुनाव आता है। आपके नाम के हिसाब से जैसे आपके श्रीमती जी अर्चना जी खड़े होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। वहां भी बहुत कुछ रसाकसी वाला खेल था, लेकिन क्योंकि 4 का पैनल था, पैनल में कुछ सदस्य उधर जीते, लेकिन आपने अपना सीट इजीली जीत लिया। जहां तक हमारे पास जो जानकारी है, अर्चना जी नगर सेविका बन जाती है। उसके बाद 2024 अब आपका ऐसा क्या मूड हो जाता है जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं? 2017 में मैं शिवसेना में कार्यरत था। जब एक संघ शिवसेना थी, मुझे 2 प्रभाग की जवाबदारी दी थी, जिसमें 8 नगर सेवक को चुनना था। वो 8 में से एक मैं भी था, मेरा भी उम्मीदवारी थी। लेकिन उम्मीदवारी भरने के 15 मिनट पहले मुझे कहा गया कि अपने को बीजेपी से कोई एक नगर सेवक अपने पार्टी में आ रहा है, तो अपने को उसको एडजस्ट करना है, तो आप उसको आपकी सीट देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने 1 मिनट में वो फॉर्म मैंने बात कही नहीं, आपको नागवार भी गुजरी होगी पॉलिटिकल हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे लोगों को हेल्प करने को अच्छा लगता है। मुझे खुद को लड़ने से अच्छा लोगों को लड़ाना, उनको हेल्प करना, उसके पीछे अपनी ताकत लगाना, वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सीट नहीं आई, और अगर मैं होता तो पूरा पैनल आ जाता था। उसमें से 2 सीट आई, 2 सीट नहीं आई। जो दूसरी मुझे जवाबदारी दी थी, वहाँ मेरी धर्मपत्नी खड़ी थी, वो पैनल में 3 सीट आ गई, 1 सीट नहीं आई। तो वो 2 पैनल की जवाबदारी में 8 में से 5 सीट तो मैं जवाबदारी में खरा उतरा और हो गया वो। तो आपका मीरा भाईंदर वेस्ट में स्टार्टिंग में आपने वेस्ट में नगर सेवक बने आप शुरुआती दौर में 90 के दशक में पहला चुनाव। उसके बाद आपने ईस्ट में भी अपना नगर सेवक श्रीमती जी अर्चना जी के हिसाब से लिया। तो आपका जो जनाधार है मीरा भाईंदर में, जैसे ईस्ट और वेस्ट का तो ये उदाहरण है, फिर भी आप इस पूरे चुनाव में जब आप निर्दलीय कैंडिडेट हो, आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मेरा चुनाव चिन्ह मिक्स ही है, जिसको मिक्सर वो कहते हैं, गृहिणी, ये मिक्सी है, अपना चुनाव चिन्ह है। आप मिक्सर के थ्रू मतदाताओं के पास जा रहे हैं, आपका चुनाव चिन्ह है। लेकिन हम बात करना ये चाहते हैं कि जब आपने अब ये निर्णय लिया विधानसभा चुनाव का, आपका प्रचार प्रसार दिन रात चालू है, नामांकन के बाद से वो हम देख रहे हैं, वो हमारे पास खबरें भी आ रही है। लेकिन आप अपने को इस दौड़ में, जहां पैसा बहुत लग रहा है, आचार संहिता भले 40 लाख की हो, या 40 लाख तो अब तक कई लोगों के लग चुके हैं, कई उम्मीदवार, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, और इन सब जंग में आप अपने आप को इस प्रचार प्रसार में कहाँ देखते हैं? आपका पहला सवाल था कि मैं पहला चुनाव इस वेस्ट से लड़ा था। यस। आप शायद भूल गए कि मैंने दूसरा चुनाव भाईंदर ईस्ट से लड़ा था, ईस्ट से, और वहां से मैं चुन के आया था। हाँ, पहला भाईंदर वेस्ट, दूसरा भाईंदर तालाब रोड से आपने चुनाव लड़ा, चुन के आया था। यस। जो मेरे सामने जब भी वहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे, उनका डिपॉजिट भी जब्त हुआ था। तो आज की तारीख में मेरी धर्मपत्नी भी भाईंदर से तीनों और दूसरे प्रभाग से खड़ी थी, और वो भी वहां से चुन के आई। मेरा जो जनाधार है ना, पूरे मीरा भाईंदर में उत्तन से लेके पेनकर पाड़ा तक सब जगहों से मेरा जनता से अच्छा ताल्लुक है, परिचय है, जनता का प्रेम मेरे साथ है। क्योंकि मैं एक 40 साल या 50 साल में आम जनता में ही रहा हूँ और आम जनता के काम करते आया हूँ, इसीलिए लोग मुझे बहुत अच्छा प्यार करते हैं। उनके ही बलबूते पे मैं अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपको चाहने वाले मुझे जो एक सवाल बोले कि अरुण भाई, जब भी आप अरुण भाई से संवाद करो,
दिनेश जी, तो ये सवाल जरूर रखिएगा कि अरुण भाई स्वयंभू नेता है और वो जनता के साथ खड़े रहते हैं। ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि आपने कई राजनीतिक फायदे अपने नियम सिद्धांतों से बिना समझौते किए छोड़ दिए, क्योंकि आपकी राजनीति का मुकाम 1990 में तय हो चुका था उप नगराध्यक्ष के लेवल पे, लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति, आपके सिद्धांतों से आप समझौता करते नहीं हो। तो खास एक आपके मित्र ने मुझसे सवाल नहीं, जरूर पूछेगा अरुण भाई से, शायद वो आपसे नहीं पूछ पाया, लेकिन हमारा काम ही ये है कि हम वो संवाद में वो सवाल रखें कि अरुण भाई, आपकी जो छवि है, आप सिद्धांतों से समझौता क्यों नहीं करते हो राजनीतिक फायदे के लिए, और आपकी छवि स्वयंभू नेता के तौर पे क्यों प्रकट होती है? देखिए, मैं जैसे पहले ही बताया मैं कि पहले नगर परिषद के वक्त से मैं नगर पालिका में कार्यरत हूँ, जहाँ से अपने शहर का कारोबार चलता है। जनता का टैक्स जो बजट है वहाँ से खर्चा होता है। लेकिन मैं जो नज़दीक से देखा है, कार्य पद्धति देखा है, वहाँ जो गैर कारोबार होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो मैंने मेरे आंखों से देखा है और उसमें मैं शामिल होना नहीं चाहता था। और नहीं, मुझे पसंद ही नहीं वो चीज़ कि जब आम जनता का जो पैसा है वो खर्चा है, वो कोई ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए उसके यूज करे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं हमेशा दूर रहना चाहता था। लेकिन मुझे जनता का काम करना, जनता को हेल्प करना, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं राजनीतिक इसमें रहता हूँ। और आज जब तक मैंने कोई भी पार्टी बदली हो, लेकिन मैंने कभी जो फायदेमंद वाली पार्टी में कभी गया नहीं। मैं जहाँ पहले से मुझे बहुत जगह से ऑफर थी कि यहाँ ये पार्टी में आओ, आपको ये पद मिलेगा, आपको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन मैं जब जो कमजोर पार्टी थी शहर में उसको मैंने चुना और उसको बढ़ाया। हमेशा मैंने वही किया। और आज भी मैं जब आपने अपना युवा उम्र थी, युवा उस टाइम आप नगर सेवक बन चुके थे, 1990 का दौर था। आज आप सीनियर सिटीजन बन चुके हो। आगे महानगर पालिका चुनाव, जैसे ही विधानसभा चुनाव पूरा होगा, जब भी इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले 2-4 महीनों में लग जाएगा, चाहे सरकार कोई भी आवे। तो आप अपनी भूमिका अब सीनियर सिटीजन होने के नाते, और आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस 4 दशकों का मीरा भाईंदर में है, और मीरा भाईंदर में विकास की जो जड़ है, विकास बोलो या और शब्दों में उसको प्रकट करो, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार महानगर पालिका है, क्योंकि महानगर पालिका मीरा भाईंदर को चलाती है। और आपका बचपन, आपके युवा, सब कुछ यहाँ निकला है 4 दशक से, तो मीरा भाईंदर के पल पल से आप वाकिफ हो और जानते हो। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा, इसके बाद के, इसके परिणाम के बाद, आप विधायक बने नहीं बने वो एक परिणाम की बात है, वो 23 नवंबर को आएगा। आप, हमारी तो शुभकामना आपके साथ है, आप विधायक बने, लेकिन मैं महानगर पालिका की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप चुनाव में महानगर पालिका को भी इसके साथ किस रूप से जोड़ रहे हो और आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी तो मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं और वो चुनाव मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं। मेरे कोई कैलकुलेशन है, गणित है, वो गणित के आधार पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। और आपका अगला सवाल है आने वाली महानगर पालिका, वो तो 3-4 महीने में महानगर पालिका भी हो जाएगी। और उसमें जो आज मेरे साथ मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे युवा है, और वो युवाओं को मैं आगे करूंगा और उनको सपोर्ट करके उनको भी कैसे जिता के लाने का, वो भी मेरी कोशिश रहेगी और मैं उसमें भी कामयाब हो जाऊंगा। खैर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जाता, मीरा भाईंदर का मतदाता का एक ट्रेंड अलग है। 2019 का चुनाव हम सबके सामने है, जब निर्दलीय बतौर निर्दलीय विधायक गीता जैन जीतती है चुनाव, तो बड़ी बड़ी पार्टियां धरी की धरी रह जाती है और गीता जैन चुनाव जीत जाती है। तो यहाँ का मतदाताओं का ट्रेंड बहुत अलग है, जिसके बारे में पहले प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अब अरुण भाई, हम बात ये करना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में कई मुद्दे, जहां खड़े हो जाओ आप मुद्दे हो जाते हैं, समस्या होते हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की। यह हजारों करोड़ रुपए आया, क्योंकि आज दिन तक जितने भी बड़े से बड़े जो भी विधायक रहे, 2009 में यहाँ विधानसभा सीट बनी, उसके पहले भी विधायक रहे,
हर आदमी का अपना अपना आंकड़ा आता है, हम उनके आंकड़े पे भरोसा करते हैं। तो हजारों हजार करोड़ रुपए आया, लेकिन मीरा भाईंदर के ग्राउंड रूट पे ये चीज दिखती नहीं। तो आप कभी ये जो मूलभूत सुविधा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और इसके कारण क्या समझते हो? आपके इतना पैसा आने के बाद भी मीरा भाईंदर की जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो आज भी नदारद है। देखिए, जब नगर पालिका का बजट था, हमने जब थे तब 200-250 करोड़ के आसपास था। आज 25,000-2,500 करोड़ के आसपास बजट गया है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा फंड आता है। लेकिन आज ये सभी पार्टियां राजनीतिक अ, राज, जो बड़ी पार्टियां है, सब बड़ी पार्टियां सत्ता में है। सब पार्टी कभी पहले वो सत्ता में थे, ये सत्ता में थे, अभी तो कौन किसके साथ है पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये सब पार्टी के सरकार होते हुए भी उनके पास कॉरपोरेशन, उनके महापौर है, पूरी स्टैंडिंग कमेटी उनके पास है। और आज उन्होंने जनता के सामने बड़े विकास के दावे रखे हैं कि हमने विकास किए हैं। अभी विकास किसको कहा जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब 200-250 करोड़ के बजट में जो महापालिका की जो सुविधाएं थी, आज वही सुविधा ही वैसे के वैसे लोगों के सामने ही है। हजारों करोड़ लग चुका है, हजारों करोड़ खर्चा होने के बाद भी लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं है। आज आप देखो, पानी की किल्लत जब भी थी आज भी है, हॉस्पिटल जब भी जो था आज वही है, खाली वो इमारत बनाई है, लेकिन उसमें उपचार के तौर पे कुछ नहीं है। आम लोगों को सरकारी दवाखाना के लिए, हॉस्पिटल के लिए मुंबई जाना पड़ता है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो आम आदमी को परवड़ता नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाता, परवड़ता नहीं है। साफ सफाई के मामले में देखो तो अंडरग्राउंड सीवरेज जो सुविधा है, प्लांट है, वो आज भी अधूरा है। लोगों से उसका टैक्स वसूला जाता है, जो चालू होने के पहले से टैक्स वसूला जाता है। जो डंपिंग ग्राउंड का इशू है आज भी वैसे के वैसा है। उसके ऊपर कितने आंदोलन हुए, लोगों ने कितने वादे किए, फिर भी वो हम समस्या हल नहीं हुई है। युवाओं को खेल कूद के लिए खेल के मैदान नहीं है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बैठने के लिए, घूमने के लिए गार्डन चाहिए, उनकी सुविधा नहीं है। और साफ सफाई का भी ऐसा ही है। अगर आपको आज घूमो शहर में तो कचरे के ढेर कहाँ ना कहाँ आपको दिखाई देंगे। पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, जिस हिसाब से पैसा खर्च होता है सफाई के टेंडरों पे जो डबल डबल हो गए, और उस हिसाब से सफाई होती नहीं। ये बात तो कहीं ना कहीं कई बार खबरों में मैं एक आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप 10 साल पहले की आपकी जो हाउस टैक्स, घर का टैक्स आता है, उसका बिल निकालो, और आज जो बिल आया इस साल में वो निकालो, दोनों को कंपेयर करो तो कितना कितना गुना टैक्स बढ़ाया है, कर्जा भी बढ़ गया, टैक्स बढ़ाया है, कर्जा बढ़ाया है। इतने बावजूद भी अपने को सुविधा क्या मिली है? सुविधा के नाम पे अपने को कमियां ही मिल रही है, सुविधा कुछ बड़ी नहीं है। तो ये जो दिक्कतें हैं, जो विकास के दावे करने वाले को शायद ये दिखती नहीं है, जो आम लोगों की जरूरत की चीजें है वो होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। मैं तो उसके लिए लड़ूंगा। विकास तो होते रहेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट प्लान होता है, उसके मुताबिक ये विकास होते रहता है। लेकिन शहर में जो विकास करना है, जो मूलभूत सुविधा देना है, उसके ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए। चूंकि बात सेंट्रल गवर्नमेंट का निकला है, तो मैं, आप पुराने राजनीति की हो, पुराने समय से मीरा भाई को देख रहे हो, तो मेरा यहाँ एक सवाल बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की चूंकि बात चली, BSUP योजना आती है, बराबर, और सीवरेज, बुआरी गटर, करोड़ों करोड़ों की योजना आती है मीरा भाईंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आज दिन तक दोनों योजनाएं बैलेंस पड़ी है। आपने सही बोला है, BSUP योजनाएं तो आज भी कई वो घर छोड़ के बेघर हुए हैं, आज भी उनको उनके घर मिले नहीं है। जो मिले हैं वो जो उसके पात्रता नहीं थे,
ऐसे अपात्र लोगों को वो घर बेचे गए हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो भुयारी गटर योजना आज भी अधूरी है। उसके ऊपर जो उनका बजट से 4 गुना बजट बढ़ा है, खर्चा हुआ है, फिर भी उसमें कोई पूर्तता हुई नहीं है। जहां पर ये योजना जा ही नहीं रही है, जिनको होने वाली नहीं है, वहां से भी वो टैक्स ले रहे हैं। बाय द वेस्ट की बात करें या टैक्स ले रहे हैं, लेकिन सीवरेज का पूरा प्लांट नहीं, चालू नहीं वेस्ट क्या क्या जो इसका भी हाल राई मुर्दा उत्तन वहां भी वहां तो टैक्स अभी भी नहीं है, लेकिन टैक्स तो टैक्स ले रहे हर टैक्स हर घर से लिया जाता है। और ये योजना जब चालू हो रही थी, तब मैं उस वक्त मैं नगर सेवक था। आप रिकॉर्ड निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि मैंने ये टैक्स लगाने को, टैक्स वहां से ही लग गया जब योजना मंजूर भी नहीं हुई। हैं। जब से योजना मंजूर होते के साथ ही उन्होंने टैक्स लगाना करोड़ों रुपए का वसूल कर दिया। हाँ, कर दिया। तो मैंने मना किया था कि जब ये योजना पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद कार्यरत होगी, वहां से तो आप टैक्स लगाओ ना, क्योंकि आपको तो बजट पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, तो आप आज से बर्डन क्यों डाल रहे हो लोगों पे। लेकिन वहां से पहले से ही वो टैक्स ले रहे, और मैंने उसका विरोध किया था। वो आज चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड में नहीं, आएगा। वो तो आपका बात तो उसमें तो हम एग्रीड इसलिए होते हैं कि बीएसयूपी योजना जितने रुपयों का प्लान बना, जितने फंड उसमें 6 गुना ज्यादा गए, और जितने लोगों के लिए बना उससे आधे लोगों का, उससे कम लोगों को भी नहीं मिला। तो इसमें तो ये तो ऑन रिकॉर्ड पे है, बीएसयू योजना फेल है। जो बना, जिसके लिए बना, उसको आज दिन तक वो मिला नहीं। और जितने पैसे के लिए जो योजना, जितने पैसों को लेकर बनी, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फंड, और आज भी वो फंड के लिए कभी राज्य सरकार की ओर देखते हैं, उधर बंद हो चुका है तो राज्य सरकार की ओर देखते हैं, और काम आज भी वो बैलेंस का बैलेंस ही पड़ा है। अब अरुण भाई, हम ये बात आपसे करना चाहते हैं, और आप जनता को भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका निशान का बताते हुए ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इन सब समस्याओं के बीच अगर आप विधायक बनते हैं तो राज्य सरकार, क्योंकि आज प्रशासकीय राज है मीरा भाईंदर में, और जो भी बड़े डिसीजन होते हैं, अगर वो बॉडी भी रहेगी, जनरल बॉडी भी आ जाती है महानगर पालिका में, लेकिन नगर विकास मंत्रालय है वो महानगर पालिका चलाता है। ये कई चीजों से स्पष्ट होता है। तो आप अगर विधायक बनते हो, यहाँ से आने वाली जनता आपको चुनती है, तो आप इन समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार में मीरा भाईंदर के प्रतिनिधि के तौर पर क्या क्या चीजें रखेंगे, ताकि जनता को इन सब चीजों से कुछ तो समाधान हो उनका शिकायतों का। बात एकदम सही है कि ये जो मूलभूत समस्या जो अपन ने बताए हैं, उसके ऊपर ही फोकस रहेगा, वही पूर्तता करने की मेरी कोशिश रहेगी, ताकि आम जनता को उसका फायदा मिले। बड़ी योजनाएं तो होती रहेगी, लेट फास्ट होएगी तो भी चलता है, लेकिन ये जो योजनाएं जो रोज लगती है, रोज लोगों को उसकी जरूरत है, ये योजनाएं को प्राथमिकता देते हुए मैं सरकार से गुहार करूंगा, और उनके पीछे लग के ये सब काम मैं करूंगा। जो भी फंड लगेगा, जो भी अत्यावश्यक चीजें करनी है, वो मैं जरूर करूंगा। और अरुण भाई, आपने नजदीक से मीरा भाईंदर की पूरी राजनीति को देखा, ये राजनीति से हटकर प्रश्न है, और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो शायद हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आपने यहाँ मीरा भाईंदर की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। और मीरा भाईंदर के राजनीति में अगर स्थापित नेताओं की श्रेणी में हम गिने तो हम गिलबर्ट मेंडोंसा का नाम ले सकते हैं, जो पूर्व विधायक, और 3 दशक 4 दशक तक उन्होंने राज किया। मुजफ्फर हुसैन जी ने भी वो गिलबर्ट मेंडोंसा और माध्यम से दोनों जोड़ी ने राज किया, गठबंधन के माध्यम से। फिर नरेंद्र मेहता ने भी किया, प्रताप सरनाइक ने भी किया, और गीता जैन भी 5 साल से। इन सारे नेताओं की अगर तुलनात्मक दृष्टि से आपसे बात करें, बतौर आप सबसे नजदीकी संबंध आपके, सबको आप जानते पहचानते, क्योंकि आप सबसे पुराने मतलब डिब्बे के दशक, जब गिलबर्ट सेठ मुजफ्फर साहब की एंट्री भी 2000 के दशक में बाद में होती है, बराबर, तब मीठालाल जी का दौर होता है, उसके बाद प्रफुल्ल जी भी आते हैं, तो आपने सबके साथ काम किया। तो आप इन नेताओं में अगर मैं ग्रेडिंग वाइज आपसे पूछूं कि सवाल एक अलग टाइप का है, तो भी आपने मीरा भाईंदर के हित में जो लीडरशिप देखी है, सब में लीडरशिप की क्वालिटी देखी है, और सबके साथ काम किया आपने, तो आप किसको फिर भी अच्छे मार्क्स देना चाहोगे? मैं इसमें अच्छे और सबसे ज्यादा और पूरे मार्क मैं अपने प्रथम नगराध्यक्ष, अपने प्रथम महापौर और अपने आमदार
गिलबर्ट जी मेंडोसा को दूंगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो शहर था वो आज वो रख नहीं पाए। वो गिलबर्ट सेठ की कमियां आज भी खम खल रही है। तो उनके जैसा नेता तो मीरा भाईंदर शहर में फिर होगा नहीं होगा पता नहीं। हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। हम तो बहुत छोटे हैं उनके इस पे इमेज से, लेकिन उनके जैसा नेता अभी मीरा भाईंदर में दोबारा होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन उन्हें जो कार्य किए हर समाज को, हर धर्म को साथ लेके उन्होंने काम किया। किसी को भी एक छोटी सी भी तकलीफ होने नहीं दी। ना कोई भी वर्ग, व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, नागरिक हो, कोई भी जात धर्म के लोग हो, सब समाज के लोग कभी उनसे नाराज होके नहीं गया। सब उनसे खुश रहते थे और खुश है, आज भी खुश है। तो मैं पूरे के पूरे मार्क में गिलबर्ट जी मेंडोसा को दूंगा। अरुण भाई एक बात बताओ, जो भी अब पहले मीरा भाईंदर को हम देख रहे हैं 4-5 दशक से, और चुनाव के दरमियान जो धर्म वाला जो मुद्दा है वो एकदम ग्रिप पकड़ लेता है। हर कोई प्रसार प्रसार में अपनी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा छीटाकशी करता है। उसका इफेक्ट जनता में थोड़ा अच्छा नहीं जाता कि मीरा भाईंदर हमेशा भाईचारा वाला शहर रहा है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी आप हम 50 साल से मीरा भाईंदर में रह रहे। मीरा भाईंदर एक शांति प्रिय शहर है। सब जाति धर्म के लोग यहाँ बहुत एकजुट होके रह रहे, सबके मिलजुल के रह रहे। लेकिन अभी गत 4-5 वर्षों से यहाँ पर थोड़ी अशांति फैलाई गई कई राजनेताओं के, कई राजनीतिक दलों से। लेकिन वो बहुत गलत बात है। और मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद सेक्युलर विचारधारा, धर्म समभाव लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ये जो चल रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर शहर का विकास करना है, ये शहर अपना एक विकास की ओर बढ़ता हुआ शहर है, तो ऐसे वक्त अगर शहर का विकास चाहते हैं जो लोग, तो उन्होंने शहर में शांति अमन रखना जरूरी है, तो ही शहर का विकास होगा। सब जाति धर्म समाज को साथ लेके अपने को चलना होगा और शहर का विकास करना होगा। मैं सर्वधर्म समभाव और सेक्युलर विचार पे विश्वास रखता हूँ और वही विचारधारा लेके आगे चलता हूँ, आगे चलूंगा। अरुण भाई ये तो आपका बड़प्पन है कि कभी भी कोई भी बात आती है, मैं भी 4 दशक से आपको जानता हूँ पर्सनली, तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपनी कभी कुछ बताते नहीं कि भाई मेरा ये रोल है या मेरा ये रुतबा है। ठीक है, ये वो आपका बड़प्पन है। लेकिन आखिरी में सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, चुनाव भी आ जाएंगे, ये रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद जो भी परिणाम के बाद आपकी भूमिका मीरा भाईंदर को लेकर क्या रहेगी? विधायक बन गए, आपने बता दिया, राज्य स्तरीय आप प्रतिनिधित्व करोगे, मूलभूत सुविधाएं। लेकिन यहाँ का मेरा मेन जो बात है मीरा भाईंदर की जनता के लिए, वो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका। और उसके साथ ही इसी सवाल के साथ मैं पूरा एपिसोड पूरा करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानते हुए कि इस सवाल का आप जरूर मेरे को जवाब दीजिएगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो आने वाले 3-4 महीने में, उसमें अरुण कदम का रोल क्या रहेगा? देखिए, ये 40 वर्ष के राजकीय कार्यकाल में मीरा भाईंदर में जो राजकारण है, सत्ताकरण है, वो 3 बार बदल चुका है। मतलब था वो नहीं हो गया, नहीं का वो हो गया है, ऐसे बहुत बार हुआ। और वो हर बार उसमें मेरा अहम रोल था। लेकिन मैं हमेशा पर्दे के पीछे रह के ही काम करता हूँ। मुझे फ्रंट में आने की आदत नहीं, शौक नहीं है मुझे। लेकिन मेरा अहम रोल था और आगे भी मेरा अहम रोल रहेगा। जो लोग सोचते हैं कि फिर से आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता बदलाव चाहती है और आने वाले वक्त में लोग इस शहर को नया नेतृत्व देंगे। आज भी ये जो विधायक का चुनाव चालू है, आप जनता में अगर घूमोगे तो लोग बदलाव चाहते हैं। लोग ये पुराने नेताओं से ऊब चुके हैं, उन्हें एक नया चेहरा की तलाश है। और
मैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प हूँ। और लोग अरुण कदम और उनका जो चुनाव चिन्ह है मेरा मिक्सी, उसको वोट दे के एक बदलाव करेंगे और मुझे विजयी बनाएंगे, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। मेरे स्टूडियो में और चुनावी कसौटी के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और चुनाव के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एक बार फिर से। और इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार अरुण भाई, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारा परिचय जनता से करवाया। मैं फिर एक बार, मेरा निशानी मिक्सी है, ये दोहराना चाहता हूँ। और आप सब ये मिक्सी के बटन पर मोहर लगाइए और मुझे विजयी बनाए और मुझे आपका समर्थन दे। धन्यवाद।